नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल क्या आप बनाएं स्ट्रैटेजी। कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं। अनिल जी का बहुत स्वागत है। और एक जो खास रिसर्च टीम हमारी रहती है साथ में, वो भी हमारे साथ है अलग अलग खबरों पर, जिनसे हम और भी ज्यादा अपडेट लेंगे। उनका भी परिचय करा देते हैं। देवांशी आशर से हम जानेंगे बाजार का हाल कैसा रहा आज, कच्चे तेल में उबाल का क्या होगा असर, हमें बताएंगे वरुण दुबे। जावा की परेशानी, रॉयल एनफील्ड का फायदा जानेंगे हम आशीष चतुर्वेदी से। साथ ही सृष्टि हमें बताएंगी मल्टीप्लेक्स शेयरों की चमक कहां पहुंची, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का हाल हमें बताएंगे दीपांशु भंडारी। बातचीत का सिलसिला हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आज बाजार का कारोबार कैसा रहा उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा आज बाजार में जो तेजी चल रही थी इतने दिनों से, उस तेजी पर एक ब्रेक लग गया। कमजोर शुरुआत आज बाजार में देखने को मिली, लेकिन सेकेंड हाफ में जोरदार रिकवरी भी बाजार में नजर आई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 263 अंक टूटकर 48,175 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 53 अंक गिरकर 14,146 के लेवल पर आज बंद हुआ है। वहीं एफआईआईज और डीआईएस का डेटा क्या कहता है उस पर भी एक नजर डालें। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज करीब 484 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 380 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। और आज के बाजार पर एडिटर से के लिए अनिल जी आपके पास हम आ रहे हैं। आज बाजार में हमने देखा हल्की गिरावट दिखी, कैसे समझा जाए इस गिरावट को? आज के कारोबार के अगर मेन हाइलाइट समझें तो क्या रहे वो? भारतीय बाजारों के लिए एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन, और लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन आज ऐसा रहा जब भारतीय बाजारों ने दिन के दौरान नए हाईज बनाए। जी हां, निफ्टी ने भी और सेंसेक्स ने भी फिर से ऐतिहासिक स्तर छुए। लेकिन उसके बाद का एक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था। बड़े दिनों बाद दिन के दौरान थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ा उतार चढ़ाव आता दिखा। अदरवाइज अब तक जो कुछ भी करेक्शन आता था ग्लोबल मार्केट्स की वजह से गैप से खुले और फिर से बढ़ जाते थे। लेकिन आज उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ, लेकिन 2:30 बजे बाद बाजार की जो रिकवरी की और बढ़ने की जो आदत है वो आज भी बरकरार रही। फॉर ए चेंज बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए, लेकिन बैंक निफ्टी अपनी कल की बड़ी ब्रेकआउट को संभालते हुए मजबूती के साथ बंद होता दिखा। तो 23 मार्च के बाद बैंक निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है वो अब तक की हाईएस्ट है, और 32,600 के आसपास जो बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी होती दिख रही है। कुल मिलाकर अच्छे सपोर्ट लेवल से बाजार घुमा है। 31,500 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, वहीं से रिकवरी हुई है, और 32,000 के आसपास रुकावट का लेवल है। तो इस 500 पॉइंट की रेंज को दोनों तरफ बैंक निफ्टी ने 50-50 पॉइंट छोड़कर टेस्ट किया है। जहां तक निफ्टी का सवाल है 14,000-14,050 मजबूत सपोर्ट जो है वहीं पर रुका है, और 14,150 के आसपास क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो हल्का फुल्का करेक्शन है, और वजह यह भी है कि डाउ फ्यूचर्स भी अच्छे खासे उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड कर रहे थे। सुबह से लाल निशान में थे, लेकिन दिन के दौरान एक बार 250 पॉइंट गिरे, फिर रिकवर भी हुए। नेस्डेक में भी थोड़ी कमजोरी का माहौल दिख रहा था फ्यूचर से, तो उसको देखते हुए भारतीय बाजार थोड़े ऊपर नीचे होते दिखे। लेकिन एफआईआईज की खरीदारी, निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग बाजार में फिर से रिकवरी देती हुई दिखी। तो आप जैसा चाहे वैसे आज का बाजार देख सकते हैं। ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा नीचे कमजोरी के साथ बंद हुए, और निचले स्तरों से देखेंगे तो रिकवरी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स निफ्टी देखेंगे तो लगेगा कि लाल निशान में बंद हुए, लेकिन बैंक निफ्टी आपको अलग तस्वीर दे रहा है। तो ओवरऑल थोड़ा सा चर्निंग स्टॉक्स में होता हुआ दिखा है। बैंकिंग शेयर भागे हैं, सीमेंट शेयर भागे हैं, और बाकी दूसरे सेक्टर्स में जिसमें 2 दिनों से आईटी शेयरों में अच्छी तेजी हो रही है वहां प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है। तो ओवरऑल मूड माहौल बदला नहीं है, लेकिन हाँ हल्का सा उतार चढ़ाव और करेक्शन का दिन कई सेशंस के बाद आज भारतीय बाजारों में नजर आया है। जी अनिल जी, अब कल वायदा बाजार की एक्सपायरी है, कल किन लेवल्स पर नजर रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रखें, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज का समझ लेते हैं हमारी सहयोगी देवांशी आशर से। देवांशी, आज खबरों के चलते कौन सा ऐसा सेक्टर था जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला?
लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन में तेजी के बाद आज बाजार में गिरावट देखने मिली थी। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो गिरावट आई है उसी के चलते हमारे बाजार में भी आज कमजोरी आई और काफी उतार चढ़ाव के साथ बाजार कारोबार करते हुए दिखे। जो हेवी वेट्स थे उसमें आज गिरावट देखने मिली और आप देखें अगर सेक्टर्स की बात करें तो IT सेक्टर था, फार्मा सेक्टर था जहाँ पे सबसे ज्यादा जो गिरावट है वो देखने मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ बैंकिंग स्टॉक्स थे जो हल्के से तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे थे। सीमेंट स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। सबसे पहले अगर वायदा बाजार की बात करें, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, पावर ग्रिड, बाटा इंडिया जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज फ्रेश तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखी है अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ। और वहीं हमने देखा आरती इंडस्ट्रीज, ल्यूपिन, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स थे जहां पे हैवी ओपन इंटरेस्ट के साथ आज शॉर्ट्स बनते हुए दिखे हैं। वहीं दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो IT स्टॉक्स थे जहां पे सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। नौकरी यानी कि इन्फोएज आप देखिए आज गिरावट देखने मिली। कोफोज, TCS, LTI जैसे स्टॉक्स थे जो लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। और वहीं बैंकिंग स्टॉक्स थे जो कि आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। निजी बैंक जैसे कि RBL बैंक आज अच्छे गेन्स थे। IDFC फर्स्ट इनके क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए दिखे और अच्छी तेजी आती हुई दिखी। ICICI बैंक, SBI यहाँ पे भी आज अच्छे गेन्स होते हुए दिखे हैं। साथ ही आज रेलवे स्टॉक्स में अच्छी गेन्स आते हुए दिखे। आप देखिए RVNL का स्टॉक, IRCTC इन दोनों में तेजी थी। कॉनकॉर में भी जो खबरें आती हुई दिखी कि जो फ्रेट की कीमत है वो बढ़ती हुई दिखी और इसी के चलते आज अच्छी तेजी थी। आखिरी 1 घंटे में हमने देखा सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। ACC, अंबुजा, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट इन सब ने हरे निशान में आज क्लोजिंग दिखाई है। और मीडिया स्टॉक्स जैसे कि PVR, सन टीवी, आइनॉक्स ये सारे स्टॉक्स में भी आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी। और मेटल स्टॉक्स भी आज गेनर्स की लिस्ट में शामिल थे। हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, नाल्को जैसे स्टॉक्स आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल होते हुए दिखे। इसके अलावा आज कई स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर भी ट्रेड करते हुए दिखे। लेकिन जी बिजनेस पर जो आपकी शानदार कमाई होती हुई दिखी है, आपको दमदार जो कॉल्स मिलती हुई दिखी, यानी कि बाटा आपको सुमित जी ने रेकमेंड किया था, RBL बैंक अविनाश जी की रिकमेंडेशन थी सुबह। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज बेचने की राय आपको सुमित जी और जी ने दी थी। बिरला केबल जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज आपको राय मिलती हुई दिखी और ये सारे स्टॉक्स में आज आपकी अच्छी कमाई हुई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट्स देखें, उतार चढ़ाव के बाद आज गिरावट के साथ बाजार में कारोबार होता हुआ दिखा। शुक्रिया आपका देवांशी। बाजार पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अब रुक करते हैं आज हमारे खास मेहमान का। क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट से आशीष कुकरेजा है हमारे साथ। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका बाजार आज और कल में। आज का जो बाजार का कारोबार हमने देखा 10 दिन की लगातार तेजी के बाद ये जो ब्रेक लगा है, इसको हम आज के सत्र को कैसे समझे, क्या इंडिकेट ये करता है? साथ ही शॉर्ट टर्म के लिए किसी को खरीदारी करनी हो तो कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे आप? देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सड़क पे जो स्पीड ब्रेकर बनते हैं वो किसी वजह से बनते हैं। उसकी वजह हम सबको पता है कि अगर बहुत तेज़ी से हम चलाएंगे वाहन तो संभाल नहीं पाएंगे उसको, जब माहौल थोड़ा ख़राब होगा। तो आई थिंक ये सब जो छोटी मोटी करेक्शंस हैं ये यही समझाने के लिए हैं सबको। आई वुड ऑल्सो वांट टू से कि आप अगर मार्केट में इस समय एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं तो ये सही टाइम है ये समझने के लिए कि क्या वो लक था या आप कुछ सोच समझ रखते हैं इस मार्केट में। और ये सही टाइम है आपको जज करने के लिए अपने आप को, क्योंकि इस तरह के करेक्शंस मार्केट में आते रहेंगे और ये करेक्शंस वही करते हैं, वो कमजोर हैंड्स जिसे बोलते हैं मार्केट में, उनको हटाते हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स को और पावर देते हैं। अगर आप कमजोर हाथ नहीं बनना चाहते उस मार्केट का तो यू नीड टू बी इन क्वालिटी स्टॉक्स, यू नीड टू हैव योर स्टॉप लॉसेस, बिकॉज मैं हेजिंग नहीं बोलूंगा क्योंकि हेजिंग थोड़ा टेक्निकल होता है निवेशकों के लिए, बट आई कैन स्टिल से दैट आप यहाँ पर अपने स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बाजार में अब छोटी मोटी करेक्शंस आती रहेंगी। ओवरऑल रुझान तो तेजी है, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के मार्केट में जो बुल मार्केट होता है उसमें सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है। मैं फिर एक थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा आर्ग्यूमेंट। यही अगर सेम कारण आज से 2 महीना पहले आ रहा था जब मार्केट बढ़ने की तरफ था तो फर्क नहीं पड़ रहा था, मार्केट को इग्नोर कर रहा था उसको। लेकिन अभी कुछ छींक भी मारेगा यूएस में तो हमारा मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट को बहाना चाहिए इन लेवल्स पे और हर उच्चतम लेवल पे वो बहाना ढूंढेगा। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आ जाता हूँ। आपने शॉर्ट टर्म में बोला क्या ट्रेड लेना चाहिए। HDFC बैंक हमें अच्छा लगता है इन लेवल्स पे। HDFC बैंक ने बहुत अच्छे इंडिकेशंस दिए जो कल
आए हैं स्टेटमेंट्स, और जो डेफिनेटली इन लेवल्स पे अंडर वैल्यू दिख रहा है एज कंपेयर टू द पियर्स। तो यहाँ से आप समझ लीजिए 50-75 रुपए का मूवमेंट आने वाले हफ्ते भर में या 2 हफ्तों में आ सकता है। ओके, एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट टर्म खरीदारी करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट आशीष जी की। बातचीत उनसे रखेंगे जारी, लेकिन उससे पहले जरा ऑयल एंड गैस कंपनियों पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल कच्चे तेल में उबाल का ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना जरूरी है। हमारे सहयोगी वरुण से जानते हैं। वरुण, जरा बताएं। देखिए, ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों में आज जो अच्छा खासा उछाल देखने मिला, उसका बड़ा कारण है कच्चा तेल। दरअसल कल सऊदी अरेबिया ने ये ऐलान किया कि वो प्रोडक्शन कट करने वाले हैं। उन्होंने 1 मिलियन बैरल की कटौती का ऐलान किया। ओपेक प्लस की बैठक चल रही है और इसमें माना जा रहा था कि कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन सऊदी अरब ने इस तरह की कटौती का ऐलान करके सबको सरप्राइज कर दिया और इसके बाद कच्चे तेल के दाम में अच्छा खासा उछाल देखने मिला। WTI देखिए 10 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया, $50 के ऊपर चला गया। ब्रेंट क्रूड में भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली। इनफैक्ट कच्चे तेल में नवंबर से तेजी देखने मिल रही है, जब से कहीं ना कहीं डिमांड की हालात को लेके सुधरने का अनुमान लगाया जा रहा था। तो नवंबर से अब तक करीब 38% के आसपास का उछाल कच्चे तेल के दाम में देखने मिला। अब इसका असर ONGC और ऑयल इंडिया जैसी अपस्ट्रीम कंपनीज पे होता है। ये असर क्या होता है, इसको समझिए। दरअसल $1 प्रति बैरल के कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव से इन कंपनियों के EPS पे करीब 2.5 से 3% के आसपास का बदलाव देखने मिलता है। और नवंबर से अब तक अगर आप देखें तो कच्चे तेल के दाम में करीब 12 से $14 प्रति बैरल के आसपास का उछाल देखने मिला। उस लिहाज से अगर आप देखें तो करीब 35 से 40% के आसपास इन कंपनीज के जो EPS है उसमें बढ़ोतरी होगी। सिर्फ ऑयल कंपनीज नहीं बल्कि जो गैस कंपनीज है उनको भी फायदा होता है, क्योंकि ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है गैस के दाम भी बढ़ेंगे। इसके लिए जो गैस रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ भी आपने आज तेजी देखी है। तो जैसे जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि ऑयल इंडिया हो या ONGC हो या फिर गैस को रिलेटेड जो भी कंपनीज हो उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। इसके अलावा भारत सरकार का इस पूरे सेक्टर पे भी काफ़ी फोकस है, उसका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं इन कंपनीज को मिल रहा है। शुक्रिया आपका वरुण, इस पूरी खबर पर और ज्यादा अच्छे से डिटेल हमें बताने के लिए। आशीष जी, एक क्विक टेक मैं आपसे ऑयल कंपनीज पे लेना चाहूंगी। इन शेयर्स में क्या किया जाना चाहिए जब हम देख रहे हैं कि 10 महीने की ऊंचाई पर अभी कच्चा तेल है? देखिए, आई थिंक मोर देन दिस देयर इज ऑल्सो ऑयल में जो PSU स्टॉक्स हैं ऑब्वियसली वहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो ज़्यादा बड़ा कारण ये होगा कि जो सरकार का PSUs की तरफ रुझान है और आने वाले बजट में कुछ इनिशिएटिव्स आ सकते हैं, तो वो करके आई थिंक ये स्टॉक्स अभी भी गर्म रहेंगे और HPCL, BPCL, IOC ये सब इन लेवल्स पे ठीक लग रहे हैं, क्योंकि upside in terms of valuation is still there because there is a lot of value in these stocks and we understand कि वैल्यू इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमें पता है कि जो पूरा PSU एक तरह का उनको वो जो प्रेशर रहता है वो नहीं मिल पाता है। तो आई थिंक गोइंग अहेड विद द वे ऑयल इज बिहेविंग एंड ऑल्सो विद द वे गवर्नमेंट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन देयर प्लान्स ऑन द PSUs, HPCL, BPCL can remain strong participants in days ahead. ओके सर, चलिए अब दूसरी खबर का रुख करें। जावा की परेशानी रॉयल एनफील्ड का फायदा कैसे बन सकती है, पूरी खबर अच्छे से समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष से। आशीष, जरा बताएं इस पर और डिटेल्स। देखिए, आइशर मोटर्स को फायदा होगा क्योंकि जावा मोटरसाइकिल्स ने करीब अपने 20 से लेकर 25% ऑर्डर्स हैं कैंसिल कर दिए। उत्पादन में करीब 50% की कटौती की है, जहां पर हर महीने करीब 7,000 से 8,000 यूनिट्स का उत्पादन करते थे। अब प्रोडक्शन कट करके करीब 3,500 से 4,000 यूनिट प्रति महीने बना रहे हैं। अब दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि मोटरसाइकिल उत्पादन में यूज़ होने वाले कुछ अहम पार्ट्स की अवेलेबिलिटी फ़िलहाल बाज़ार में नहीं है, जिसके चलते उन्होंने प्रोडक्शन में भी कट किया है और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं उसको भी कैंसिल किए हैं। दरअसल अगर आप देखें तो इस सेगमेंट में यानी 250 से लेकर 750 सीसी सेगमेंट में बाइक्स में अगर आप देखें तो इन दोनों ब्रांड्स के बीच में कड़ी टक्कर है। अब क्योंकि मांग काफ़ी बढ़िया और खासतौर पर अगर हम देखें तो इस मिड साइज सेगमेंट में मोटरसाइकिल्स की डिमांड काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। जावा के जो प्रोडक्शन में गिरावट आई और कहीं ना कहीं जो ऑर्डर्स कैंसिल किए हैं, अब हो सकता है कि ये जो डिमांड है वो आइशर मोटर्स की तरफ
तरफ शिफ्ट होते हुए दिखे, क्योंकि वैसे भी हमने देखा है कि पिछले 3 से 4 महीने में अगर आप देखें तो रॉयल एनफील्ड की जो बिक्री है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सितंबर के महीने में रॉयल एनफील्ड की करीब जो बिक्री है 60,000 यूनिट रही, और दिसंबर के महीने यानी रिसेंट आंकड़े अगर आप देखें तो करीब 70,000 यूनिट जो है इन्होंने बेचे हैं। यानी जावा मोटरसाइकिल का नुकसान होगा, लेकिन आयशर मोटर्स से इससे बेनिफिट होगा। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब नए साल में जो मल्टीप्लेक्स शेयर हैं खूब चमक रहे हैं, नई रिलीज और जो कैपेसिटी है बढ़ने का फायदा नहीं मिल सकता है। कुछ और जानकारी लेते हैं हमारी सहयोगी सृष्टि से। बताएं सृष्टि। सोमवार को एक खबर आई थी कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य में जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं उनको पूरी कैपेसिटी यानी 100% कैपेसिटी पर कामकाज करने की अनुमति दे दी थी, जो कि पहले अन्य राज्यों की तरह 50% कैपेसिटी पर अपना कामकाज कर रहे थे। उस दिन से लेकर अब तक अगर हम देखें तो बीते 2 से 3 दिन में आइनॉक्स और पीवीआर के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आइनॉक्स के शेयर में हमें करीब 15% की तेजी देखने को मिल रही है और पीवीआर के शेयर में 8% तक का हम उछाल देख रहे हैं। इसके पीछे की एक वजह है क्योंकि कोविड-19 के समय हम जानते हैं कि कोई भी नई बॉलीवुड मूवीज रिलीज नहीं हुई, पर आने वाले समय में बताया जा रहा है कि रीजनल मूवीज का दबदबा होगा। दक्षिण भारत में 3 से 4 रीजनल मूवीज रिलीज हो रही हैं, जिसमें कि एक बड़ी मास्टर नाम की मूवी है जिसका बेसब्री से ऑडियंस इंतजार कर रही है। तो इस इंतजार के बाद अगर अच्छे कलेक्शंस होते हैं, पूरी कैपेसिटी पे दोनों कंपनीज कामकाज करती हैं, तो ये इन दोनों कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद होगा। अगर हम कुल स्क्रीन्स में से भी देखें तो पीवीआर की करीब 34% जो स्क्रीन्स हैं वो दक्षिण भारत में है और साथ ही आइनॉक्स की 22% जो स्क्रीन्स हैं वो दक्षिण भारत में है और रीजनल मूवीज दक्षिण भारत में ज्यादा चलती हैं इन कंपैरिजन के जो बॉलीवुड मूवीज के हम कलेक्शन देखते हैं। साथ ही कुछ 2 बॉलीवुड बड़ी मूवीज हैं, सूर्यवंशी और 83, जिसका मार्केट्स बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और आखिरी में जो वैक्सीन से जुड़ी हुई पॉजिटिव खबरें हैं उसने इन दोनों ही शेयर्स की जो तेजी है उसमें एक जोश भर दिया है। तो पूरी कैपेसिटी पर कामकाज, आने वाले समय में जो नई रिलीज देख रही है मार्केट्स और साथ ही वैक्सीन की पॉजिटिव खबरों के बाद जो कामकाज में रिकवरी की उम्मीद लगाई जा रही है, इसके चलते आप ये दोनों ही शेयर्स में अच्छी तेजी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सृष्टि इस पूरी खबर पर और डिटेल्स देने के लिए। आइए अब देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हमारे साथ है फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। आज आप कौन सा ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कल के लिए? जी नमस्ते स्वाति जी और इस सेगमेंट के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अल्ट्राटेक सीमेंट और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये 2 स्टॉक में ऑप्शंस दे रहा हूँ आज। तो एक जो मेजर डिफरेंस है पहले जो बताया है और आज में, वो ये कि अभी आज के दोनों कॉल्स में जहाँ पे ये प्रीमियम क्लोज हुआ है इनका, उससे नीचे दे रहा हूँ। यानी कि अगर स्टॉक आपको उस ऑप्शन प्राइस पे मिलता है, वो ऑप्शन आपको उस प्राइस पे मिलता है जो मैं बता रहा हूँ, तो ही लें, अन्यथा न लें। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना आपको कि ये ऑप्शन की जो प्राइस जो मैं बता रहा हूँ, वो अगर 1 बजे के बाद अगर वो ऑप्शन प्राइस आती है तो आपको नहीं लेना है। यानी कि मार्केट वहां से नीचे जाता हुआ दिखता है तो आप उसमें एंटर ही न करें। ठीक है जी। तो अब मैं दोनों स्टॉक बता रहा हूँ। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में आप 5500 की कॉल जो 175 रुपए पे बंद हुई थी, आप लें 150 रुपए पे और उसका जो स्टॉप लॉस रखें 120 रुपए, टारगेट रहेगा 220। गोदरेज प्रॉपर्टी उसी तरह से जनवरी 1460 की कॉल आप लें, जो 70 रुपए पे क्लोज हुई थी, आपको लेनी है 60 रुपए पे। यानी कि 60 रुपए आएगी तो ही लेनी है, और वो भी 1 बजे के पहले आती है तो उसके बाद नहीं लेना है आपको। दूसरा, उसमें स्टॉप लॉस रखें 50 रुपए का, टारगेट रहेगा इसमें 80 रुपए। ध्यान दीजिए। जय हिंद, नमस्ते। कल के लिए क्या बनाए स्ट्रैटेजी? अनुज जी के पास चलते हैं अब। अनुज जी, कल वायदा बाजार की एक्सपायरी है, ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए और खास तौर पर किन लेवल्स पर नजर रखें? आज जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स लाल निशान से हरे निशान में आने की कोशिश करते हुए दिख रहे थे, थोड़े से रिकवर होते हुए दिख रहे थे। तो उम्मीद यह है कि अमेरिका में सेशन बहुत बुरा नहीं होगा, इनफैक्ट अच्छा हो सकता है। हालांकि जॉर्जिया के जो चुनावों के नतीजे आने वाले हैं 2 सीट के, उस पर अमेरिकी बाजार कैसे रिएक्शन देंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन भारतीय बाजार रिकवरी करके बंद होने में कामयाब रहे। अब आइए देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल सबसे बड़ी बात तो ये कि वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन है। लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन आपके ऐसे हो गए जो बाजार लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं दिन के दौरान।
ठीक है, और उनमें से भी 6 सेशन में तो लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है। तो कल आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं। ऐसे में आपको सपोर्ट रेंज पर करना है फोकस। 14,000 14,050 निफ्टी के लिए पहला मजबूत सपोर्ट होगा जो आसानी से टूटने वाला है नहीं। 14,200 14,250 हल्की रुकावट का लेवल है, इस पर आपको फोकस करना है। बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट की रेंज एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रही है। 31,500 अगर ये तोड़ा तो 200 से 300 पॉइंट की नीचे की जगह खुलती है। 32,000 इसके पार निकल कर टिके तो 200 से 300 पॉइंट की जगह ऊपर की तरफ बनती है जो बैंक निफ्टी में एक्शन दिखा सकती है। तो पूरी तरह से एक्शन ग्लोबल मार्केट से ड्राइव होगा। अमेरिका और अमेरिका के फ्यूचर्स कल सुबह किस तरह के दिखते हैं उस पर फोकस रहेगा। लेकिन उसके बाद आज देखेंगे कि इस उतार चढ़ाव भरे सेशन में एफआईज की तरफ से किस तरह का एक्शन हुआ है, क्या उन्होंने खरीदारी बरकरार रखी है या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखा है। इन सबको देखते हुए साथ ही वायदा कारोबार में कितनी पोजीशंस आज के उतार चढ़ाव में हल्की हुई और क्या पुट कॉल रेशियो नीचे आ गया है, ये सारे वो फैक्टर्स होंगे जो कल एक्सपायरी के दिन बाजार का ट्रेड डिसाइड करेंगे। फिलहाल ट्रेंड में बदलने के कहीं कोई दूर दूर तक आसार नहीं है, अभी भी मजबूती के साथ है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ही बाजारों का ट्रेंड आप थोड़ा कमजोरी का देखेंगे। अदरवाइज लोकल ट्रेंड यानी कि हमारे अपने संकेत बाजार में एक बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं, बाय ऑन डिप्स, खरीदते रहिए हर गिरावट में, वही मंत्र अभी भी काम आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, शो में शामिल होने के लिए और कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका जी है हमारे साथ। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल एक्सपायरी भी है तो क्या स्ट्रैटेजी बनाए कल ऑप्शन में? देखिए, कल वीकली एक्सपायरी है और बाय ऑन डिप की जो स्ट्रैटेजी है 4-5 वीक से हर बार काम आ रही है। और हम क्या करेंगे, 14,150 की कॉल ऑप्शन जिसकी क्लोजिंग प्राइस 55 रुपए है, बट इसको हम खरीदेंगे डिप पे 35 रुपए पे, यानी अगर नीचे खुलती है तो 35 की रेंज में खरीदना है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और 65 रुपीज का टारगेट रखना है। एक्सपायरी ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए 14,250 की। जैसा अनिल जी भी बता रहे थे, डेटा ओवरऑल हर तरीके से पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो ये कॉल ऑप्शन लेंगे। या अगर स्टॉक में ट्रेड करना है तो आईसीआईसी बैंक पे फोकस करना चाहिए जिसके टारगेट करीब करीब ऊपर 575 तक के हो सकते हैं और स्टॉप लॉस हमें 540 का रखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नितिन जी शो में शामिल होने के लिए। और अंत में आशीष जी आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां पर बना सकते हैं? देखिए, इस समय जो सेक्टर अभी भी तेज लग रहा है, इनफैक्ट अगेंस्ट पॉपुलर ओपिनियन, वो फार्मा है। फार्मा में एपीआई में बहुत जबरदस्त डिमांड है और उसमें जो एक दिग्गज प्लेयर है डिवीज, मैं उसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा प्ले मानता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है और कैपेसिटीज अप है और आने वाले समय में बहुत फायदा हो सकता है इस कंपनी को। सो I believe that DBs can be a good play at these levels for probably a 20 to 25% move in next 3 to 6 months. डीवीज लैब में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आशीष जी की। बहुत शुक्रिया सर, आप शो में शामिल हुए और साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों को भी थैंक यू। आज के शो में बस इतना ही, कल होगी फिर से मुलाकात। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।